कि मुझे ये समझ नहीं आई, ये रूल इम्प्लीमेंट करना चाहिए था मस्जिद वाला कि जो वहाँ के जिस तरीके से मुसलमान जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, उनके बच्चे वगैरह होते हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है। लेकिन समझ आता हमारे रिलीजन में सऊदी अरब ने रमजान और इस्लाम पर नए रूल्स निकाले हैं। रूल्स जो सूडान से लेकर भारत तक घनघोर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई दिलों पर बादल फटे हैं। कम शब्दों में बवासीर की खेती का आरंभ। ऐसे कौन से रूल्स लेकर आया है सऊदी इस रमजान पर? क्या भारत में दम है इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का? सऊदी पिछले कुछ वर्षों से कैसे मजहब को बदल रहा है और कितना क्रांतिकारी है ये? साथ में क्या भारत इस क्रांति का अंग बन सकता है? आज छुरी के दोनों सिरे धारदार किए जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी 23 मार्च से रमजान है और कुछ दिन पहले सऊदी की इस्लामिक अफेयर मिनिस्ट्री ने रमजान के लिए कुछ नए रूल्स निकाले हैं। क्या कहते हैं ये रूल्स? तो जी रमजान में अब मस्जिदों को चंदा नहीं दे सकते। मस्जिदों में सूर्यास्त के बाद होने वाली इफ्तार पार्टी बंद। जो भी नमाज या प्रेयर होगी वो ब्रीफ में यानी कि छोटी होगी। बच्चों को मस्जिद में प्रार्थना की अनुमति नहीं होगी। बिना आईडी कार्ड के एंट्री बैन। मक्का और मदीना की मुख्य मस्जिद को छोड़कर लाउड स्पीकर हर मस्जिद में बेहद कम आवाज में होगा, यानी ऑलमोस्ट बैन है। और नमाज का टीवी या अन्य मीडियम्स पर प्रसारण नहीं हो सकता। लोगों को खाना खिलाने के लिए डोनेशंस अब आप नहीं दे पाएंगे। और नमाजी जो होते हैं ना, वो रमजान के आखिरी 10 दिनों में निगरानी में रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ रूल्स हैं, पर ये मेन दांत है मगरमच्छ के। इसमें भी सबसे अधिक चर्चा लाउड स्पीकर, नमाज के प्रसारण को रोकना और बच्चों को नमाज में ना लाने पर हो रही जो बात है ना, उस पर हो रही है ज्यादा चर्चा। आलोचकों के अनुसार ये सारे कांड मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम के लोगों पर प्रभाव को कम करने के लिए किए हैं। पर सऊदी सरकार के अनुसार नमाज का प्रसारण रोका जा रहा है प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए। अपने अपने तर्क हैं, पर आलोचना तो हो ही रही है। Ahead of Ramzan, Saudi Arabia is facing backlash from Muslims worldwide. Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. अच्छा कदम बुरा कदम ये सब्जेक्टिव हो सकता है, परंतु कदम बड़ा है और सऊदी ने पिछले कुछ वर्षों में इससे भी बड़े बड़े कदम लिए हैं जो आगे देखेंगे। पर इन नए रूल्स पर भारत की क्या स्थिति है? भारत में बहुत रूल्स हैं, पर उन रूल्स की हालत आपको दिखाता हूं। अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मस्जिदों और अन्य धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर जो है वो हटाए जाए और अगर परमिशन से भी है तो आवाज मस्जिद की परिधि तक ही रहे। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा कि लाउड स्पीकर का जो प्रयोग है वो मौलिक अधिकार नहीं है भैया आपका, यह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया, परंतु यूपी को छोड़कर पूरे देश में लाउड स्पीकर का जो प्रयोग है ना वो किया जाता है, पूरी वॉल्यूम में किया जाता है, बेधड़क किया जाता है। सऊदी में इन रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। सऊदी ने बच्चों का रमजान में प्रार्थना स्थल पर आना भी मना कर दिया है। भारत में स्थिति यह है कि सड़कों को घेर कर पब्लिक को परेशान कर करके हर हफ्ते जुलूस निकाला जाता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सड़कों का प्रयोग एक परमिशन के बाद ही रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए हो सकता है। यहाँ कोर्ट का आदेश भी डैम्ड, बच्चे बड़े सब सड़कों पर लगे हुए हैं। कानून बना तो दिया है, उसका पालन नहीं करवा पा रहे। ये भारत और सऊदी में अंतर है। परंतु सऊदी ने पिछले कुछ वर्षों में और क्या क्या किया है? रमजान के नए कानून नए होंगे, परंतु सऊदी में 2015 से अब तक एक के बाद एक मजहबी रिफॉर्म्स आए हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि सऊदी में कैसे आ सकते हैं ये आदमी सोचने लगता है। एक नजर मारते हैं इन पर। सऊदी में एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ नहीं था, ना डांस शोज, ना सिनेमा, ना रॉक शोज, कुछ भी नहीं था। एंटरटेनमेंट के लिए विदेश में जाता था वहां से बंदा। 2016 में मोहम्मद बिन सलमान ने एक एंटरटेनमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया और सऊदी में कॉमेडी शोज, प्रो रेसलिंग इवेंट्स और मॉन्स्टर ट्रक इवेंट्स होने लगे। 2017 में फीमेल परफॉर्मेंसेस के शोज होने लगे जिसमें हजारों महिलाएं आई, कुछ बिना बुर्का पहनकर भी आई। 2019 में कोरिया के पॉप स्टार्स के शोज भी हुए और 2022 में सऊदी अरेबिया 6 गुना अधिक पॉप शोज जो है वो करवाने का दम भर रहा है।
There are a few signs that things might be getting better. I read in the paper the other day that for the first time, Saudi Arabia had a fashion show. सिनेमा का भी यही हाल है। 1983 से 2018 तक सऊदी में कोई सिनेमा नहीं था। 2018 में AMC थिएटर्स 40 नए सिनेमा सऊदी के 15 शहरों में खोलने की बात करता है, ब्लैक पैंथर की रिलीज के साथ। 2030 तक 2000 से अधिक स्क्रीन खोलने का प्लान है सलमान का। 2019 में सलमान एक नई स्कीम के साथ आए जिसका नाम था प्रीमियम रेजिडेंसी फॉर फॉरेनर्स, जिसके अनुसार फॉरेनर्स सऊदी में परमानेंटली रहने और सिटीजनशिप लेने जैसी जो चीजें हैं ना, वो अब कर पाएंगे। मजहब को समझने वाले आपको समझा देंगे कि ये बात कितनी बड़ी है। 2017 में सलमान ने विश्व की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट सिटी अनाउंस की, जहां मजहबी रीजन से सिनेमा नहीं था, वहां लॉस वेगास जैसी एंटरटेनमेंट सिटी सऊदी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर, ऑफकोर्स ये कुछ समय पहले असंभव था। इससे भी कुछ बड़े स्टेप्स। जनवरी 2018 में सऊदी ने अनाउंस किया कि महिलाएं अब स्टेडियम में जाकर फुटबॉल या अन्य जो मैचेस होते हैं ना, उनका मजा ले सकेंगी। भारत में हम इसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल ही चीज है, परंतु सऊदी में जलजला लाने वाली सूचनाएं हैं। 2020 तक शरीयत के हिसाब से एक सजा चला करती थी सऊदी में, पब्लिक फ्लॉगिंग, यानी कि सार्वजनिक कोड़े मारने की। सलमान ने शरीयत की इस सजा का भी अंत किया जो महिलाओं को अधिक मिला करती थी। ये समाप्त करना सांप के मुंह में हाथ डालने जैसा था। महिलाएं जो थी वो ड्राइव नहीं कर सकती थी, ये अधिकार उन्हें मिल जाता है। नौकरी करने का और बुर्का या अबाया ना पहनने का, उसके बिना रहने का भी अधिकार उन्हें मिल जाता है। भारत से देखें तो ये सारी जो चीजें हैं ना, बाय डिफॉल्ट महिलाओं के पास है, परंतु सऊदी नेत्रों से देखें तो इनमें से हर एक कदम किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है। दिसंबर 2022 में सलमान के आदेश अनुसार मक्का और मदीना की मस्जिदों में कोविड के कारण 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी थी लोगों को, परंतु जो कॉन्सर्ट हॉल्स वगैरह थे ना, वो खचाखच भरे हुए थे। और इन सब स्टेप से एक बड़ा स्टेप, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा कि मजहब की कुछ हदीसें ऐसी हैं जो गलत हैं, जिनको हटा देना चाहिए। So that there's a missing link. This represents the majority of hadith, and this type of hadith is unreliable whatsoever, in the sense that its veracity is not established and that it isn't binding. And in the biography of the Prophet peace be upon him, when the hadith was first recorded, the Prophet peace be upon him ordered those records to be burnt and forbade the writing of hadith, and that should apply even more so to habar hadiths, so that people are not obliged to implement them from a Sharia perspective, since they also might be used as ammunition to dispute God Almighty's power to produce teachings that are fit for every time and place. Hence, the government, where Sharia is concerned, has to implement Quran regulations and teachings in mutawatir hadiths, and to look into the veracity and reliability of ahad hadiths, and to disregard habar hadiths entirely, unless if a clear benefit is derived from it for humanity. कोई भी मजहब को समझने वाला व्यक्ति आपको बता देगा कि इस बात पर कितना बवाल हो सकता है, परंतु सलमान ने ये सब किया है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है। समलैंगिक लोगों को दंड देने वाला सेक्शन गायब। जिहाद और शहादत को मजहब का सबसे पवित्र हिस्सा बताने वाला सेक्शन गायब। यहूदियों से खुन्नस निकालने वाले रेफरेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। 10वीं क्लास की एक पुस्तक में से यह पैराग्राफ निकाला गया जिसमें लिखा गया है कि भाई कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक सारे यहूदी। कुछ पंगे अभी भी है, जैसे कि एक स्कूल की किताब बता रही है कि कैसे एक यहूदी ने मजहब कबूला और नरक की आग से बच गया। दूसरी पुस्तक पूरी कम्युनिटी को असली बंदर कह रही है। परंतु इतने सारे चेंज करना, इसके साथ भारतीय योग को स्कूल पाठ्यक्रम में लाना, सब बड़े बदलाव हैं और सऊदी में करने के लिए गुदा चाहिए इन्हें। क्यों है ये बदलाव क्रांतिकारी? सऊदी में होने वाले सारे बदलाव क्यों ऐतिहासिक हैं, उसके लिए एक कहानी सुनाता हूं आपको। मोहम्मद इब्न अब्द अल वाहब नाम का एक व्यक्ति, एक स्कॉलर, 1702 में सऊदी में जन्म लेता है, जो बाद में वाहबी इस्लाम का जन्मदाता बनता है। यह आदमी उसके अनुसार मजहब में आ गई जो अशुद्धियां थी ना, उनको निकालता है और अपने जो विचार बन गए थे उनको फैलाता है। धीरे धीरे लोग फॉलो करने लगते हैं और एक बड़ी रिलीजियस ताकत बन जाती है इस आदमी की। और यह ताकत एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि एक दिन सऊदी अरब रियासत का ऑफिशियल फॉर्म ऑफ इस्लाम इसी वाहब नाम के स्कॉलर के विचार बन जाते हैं। 1744 में स्टेट और वाहब के मध्य एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसके अनुसार वाहब विचारों को सऊदी के सब लोग माने, ऐसा अरेंजमेंट जो है वो एम्परर करेगा। वाहब का जो परिवार है उसको धर्मसत्ता मिलेगी और अल सऊदी यानी कि जो राजा है, एम्परर है, उसके परिवार को राज्य सत्ता मिलेगी। यह एग्रीमेंट आज भी चल रहा है, जहां सऊदी के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर्स अल अस्क शेख
उसी वहाब के खानदान से हैं और करंट सऊदी एम्परर अल सऊद के घर से हैं। पूरे देश की धर्म सत्ता में वहाब के परिवार का राज है। सब उलेमाओं पर इनका आदेश चलता है। अब यदि सऊदी में रिफॉर्म आते हैं तो ये इस पूरे परिवार और इन सब से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे पंगा लेने वाली बात है। हर रिफॉर्म इस परिवार की ताकत को कम कर रहा है और इसीलिए बिन सलमान के रिफॉर्म्स क्रांतिकारी हैं। परंतु क्या ये क्रांति भारत में आ सकती है? वैसे भारत और सऊदी का कोई तालमेल नहीं है। भारत एक फ्री सोसाइटी के रूप में दशकों आगे है सऊदी से, परंतु भारत में जब हम एक समुदाय विशेष की बात करते हैं तो मामला अटक जाता है। भारत का मुस्लिम समुदाय क्रिमिनल मैटर्स में भारतीय दंड विधान के भीतर आता है। शरीयत लागू नहीं होती, परंतु सिविल मामलों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत आता है, यानी वो कानून लागू होता है जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानता है। कौन सा कानून है वो? तो जी औरंगजेब ने फतवाए आलमगीर लागू किया था शरीयत के अनुसार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिविल मामलों में यही कानून लागू करती है समुदाय विशेष पर। हालांकि ये संस्था एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु समाज में अच्छा खासा होल्ड रखती है और चलती है इसकी। शाहबानो केस, कोर्ट ने शाहबानो को एल्यूमिनियम मिले इसका इंतजाम कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सहयोगी संस्थाएं जो थी उन्होंने सड़क पर विरोध किया और राजीव गांधी की सरकार से कोर्ट के विरुद्ध कानून बनवाया। तो जी यहां रिफॉर्म्स इसीलिए मुश्किल है क्योंकि वोट बैंक के लिए सरकार अपीजमेंट करती है। रिफॉर्म्स भारत में भी पसंद नहीं, सऊदी में भी नहीं और पूरे संसार में भी नहीं। मोहम्मद बिन सलमान इसीलिए गाली खाता है। परंतु वहां बेधड़क बड़े चेंजेस हो पाए क्योंकि डिसीजन मेकिंग है और ऑटोक्रेसी है। भारत में डेमोक्रेसी का लंबा प्रोसेस है, वोट बैंक की आपाधापी है, जाति धर्म के समीकरण है और इसीलिए CAA के रूल्स आज